औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। आज का मेरा उन्वान पाकिस्तान की मईशत, सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की है। दोस्तों, सब बखूबी जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार के अख्ताम पर पाकिस्तान का कुल कर्जा 6 ट्रिलियन था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और 5 सालों में ये कर्जा 6 ट्रिलियन से बढ़कर 15 ट्रिलियन तक जा पहुंचा। इस कर्जे पर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की बागडोर संभाली और 5 सालों में 15 ट्रिलियन से कर्ज बढ़ाकर 30 ट्रिलियन पर छोड़ा। पाकिस्तान 30 ट्रिलियन कर्जे का मकरूज था कि पीटीआई की हुकूमत आई और पीटीआई ने 3 सालों में यह कर्जा 30 ट्रिलियन से उठा के 45 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्जा 45 ट्रिलियन है और पाकिस्तान अपने रोजाना के मामूलात को निपटाने के लिए 300 बिलियन कर्जा ले रहा है। इस रफ्तार से चलते हुए अंदाजा किया जा सकता है कि 2023 के एंड पर जब इस हुकूमत का अख्ताम होगा तो पाकिस्तान का कुल कर्जा 60 ट्रिलियन हो चुका होगा। ये वो फिगर होगा कि जिसका सूद सालाना 6 ट्रिलियन अदा किया जाएगा। गोया 6 ट्रिलियन रुपीस मार्कअप हमें हर साल देना होगा इस कर्जे का जो कि हुकूमतों ने लिया होगा टोटल। मजे की बात यह है कि एफबीआर पाकिस्तान के तमाम टैक्स कलेक्शन के बाद जो अमाउंट जनरेट कर सकेगी वो भी तकरीबन 6 ट्रिलियन ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 ट्रिलियन पाकिस्तान टोटल अपनी आमदनी को कर्जों के सूद के बदले में दे देगा। कर्जा अपनी जगह पर मुस्तहकम रहेगा और फिर सवाल ये पैदा होगा कि 470 बिलियन सालाना पेंशन की रकम कहां से आएगी? 8 लाख फौज की तनख्वाहों का इंतजाम कैसे किया जाएगा? 50 लाख सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को किस तरह अरेंज करके दिया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तमाम आमदनी 6 ट्रिलियन जो टैक्स की मद में लेगा वो सिर्फ सूद में दे देगा। बैरूनी कर्जा 60 ट्रिलियन अपनी जगह पे रहेगा और ये तनख्वाहें, ये पेंशन, इसके अलावा तरक्याती काम और गैर तरक्याती कामों पर, दिफा पर बजट कहां से आएगा? तालीम और सेहत के मामलात को कैसे हैंडल किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की सारी आमदनी तो मार्कअप पे चली जाएगी। तो जब ये पोजीशन होगी तो सोचें जरा कि पाकिस्तान का दिफा कैसे मजीद मुस्तहकम होगा। जब माशी तौर पर दिफाई बजट नहीं होगा तो फौज कैसे सरवाइव करेगी? सिपह सालार कौन सी टेक्निक यूज करेंगे कि बगैर पैसों के और बगैर दिफाई बजट के और बगैर फौजियों की तनख्वाहों के और लाजमी मराहत के बगैर फौज सरवाइव कैसे करेगी? हमारा असला किस तरीके से जनरेट होगा और हम कैसे अपने पैदाइशी दुश्मनों को आंख दिखा सकेंगे? रियासत मदीना की बात करने वाली हुकूमत एक तरफ तो सुबह से शाम तक हजरत उमर फारूक आजम की वो एक चादर का एहतसाब का वाकया सुनाते सुनाते नहीं थकती। दूसरी तरफ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और फातिमा बिनते खुज़ैमा की चोरी के बदले में हाथ काटने की मुश्तरका सजा का किस्सा सुनाते सुनाते नहीं थकती। लेकिन अपनी सफ़ों में मौजूद उन भेड़ियों को कतन नहीं देख रही कि जिन भेड़ियों ने मुल्क को मजीद मफलूकुल हाल कर दिया है। मौजूदा हुकूमत में 80% वो लोग शामिल हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों के भगोड़े हैं और जिन्होंने उस हुकूमत में भी अकरबा परवरी, लाकानूनियत, रिश्वत के बाजार गर्म किए रखे। रियासत मदीना की बात करने के लिए हमें मुल्क में कानून का निफाज लाजमी करना पड़ेगा। हमें मुल्क में बेरहमाना मसावी एहतसाब करना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमारी बात ही रह जाए जमाने की बातों में। मेरी इस बात को आप कतन गद्दारी की तरफ न लेके जाइए, आर्टिकल 6 मुझ पर न लगाइए, क्योंकि मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे खून में पाकिस्तान बसा हुआ है। मेरे आबाओ अजदाद के खून में पाकिस्तान बसा हुआ था। मेरे आबाओ अजदाद ने इस मुमलिकत के हुसूल, इसकी सलामती और बाका के लिए अपनी जानें दी हैं और आज मनो मट्टी तले जमीन में दफन है।
ऐसा हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सोचें। लेकिन मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, ये निज़ाम के खिलाफ बात कर रहा हूँ। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 6 मुमलिकत के खिलाफ, पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ काम करने पर लगता है। पाकिस्तान की सालिमियत के ज़रूरी उसूलों को उजागर करने पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो कहीं ऐसा ना हो कि दोस्त अहबाब इसको ये समझें कि जी मुझ पे आर्टिकल 6 लगा दिए जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है किसी का मुंह बंद कराने का। मेरा कहना यह है कि अगर हमारा दिफाई बजट नहीं होगा, अगर हमारी मईशत कमज़ोर हो जाएगी, तो फिर हमारी फौज और हमारी इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से सर्वाइव करेंगी। तो देखें, जब मुल्की दिफा की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट की है, तो फिर माशी इस्तेहकाम की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट को उठानी होगी, वरना पाकिस्तान इर्रिवोकेबल और इर्रिपेरेबल लॉसेस का शिकार हो सकता है, खुदा ना करे माज़अल्लाह। तो हमें करना यह है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो, इतना कड़ा एहतसाब हो, गैर मसावी एहतसाब हो और बेरहमाना, जालमाना और सफाकाना एहतसाब हो, लेकिन सबूत के साथ। उसमें सिर्फ फेस वैल्यू काउंट ना हो, उसमें सिर्फ इख्तिलाफ राय काउंट ना हो, बल्कि प्रूफ के साथ एहतसाब हो, और जिस पर साबित हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, उसको ना छोड़ा जाए। तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि अगर एहतसाब का अमल इतना कड़ा हो जाए तो 2 साल में 50 ट्रिलियन का रिकवरी अमाउंट पाकिस्तान के खजाने में आ सकता है। पाकिस्तान में सरकारी जमीनों पर जिस तरह कब्जे किए जा रहे हैं, सरकारी जमीनों को जिस तरह ट्रांसफर करके उनको बेचा जा रहा है, सिर्फ उन जमीनों की अमाउंट को अगर रिकवर कर लिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा बहुत आसानी से 2 साल में उतर सकता है। अगर ऐसा न किया गया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। और होगा क्या, 2023 में जब पीटीआई जा रही होगी तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि मैंने बहुत कोशिश की, मेरा साथ नहीं दिया, एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी ने साथ नहीं दिया। क्योंकि ये आम जुमला है जो कि हर जाने वाली हुकूमत करती है। इस गवर्नमेंट के तमाम करता धरता, ज्यादातर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से भागकर इधर आए हुए हैं पनाह की खातिर, वो या तो दोबारा उन जमातों में वापस चले जाएंगे और उनको एनओसी भी मिल जाएगा। 70% ऐसे लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और बहुत हाई लेवल के लोगों ने, सियासी वजीरों ने, सफीरों ने, मिनिस्टरों ने, इवन के सियासतदानों ने कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, टर्की की नेशनलिटी ली हुई है, पैसा अपना वहां पर मुंतकिल किया हुआ है। वो लोग हुकूमत खत्म होते ही दौड़कर फ्लाइट पकड़ेंगे और उन ममालिक में जाके बाकी जिंदगी वहां गुजारेंगे ऐशो इशरत से, या फिर वापस उन अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे कि दोबारा कभी इमरान खान की हुकूमत आए और हम दोबारा से उड़कर इस घोंसले में आके बैठ जाए। सरवाइव अगर करेगी तो सिर्फ पाकिस्तान की कौम करेगी। अगर पाकिस्तान की कौम ही ने सरवाइव करना है तो खुदारा इस इशू को उठाइए और पूछिए। ये आईने पाकिस्तान के तहत आपका हक है कि आप पूछे कि मुल्क में पॉलिसी कैसे बनाई जा रही है। 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। इस मुल्क में सेक्रीफाइस सिर्फ आम आदमी कर रहा है, इस मुल्क में कुर्बानियां सिर्फ आम आदमी दे रहा है। पेट्रोल बढ़ता है, अजनास की कीमतें बढ़ती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आम आदमी पे पड़ता है, ना तो किसी सियासतदान पे पड़ता है, ना किसी बैरोक्रेट पे पड़ता है, ना किसी टेक्नोक्रेट पे पड़ता है, ना किसी फोर्सेस के अफसरान पे पड़ता है, ना किसी जुडिशरी के अफसर पे पड़ता है। क्यों? कि उन लोगों को तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं, उनके पेट्रोल फ्री हैं, उनको मुलाजमीन फ्री मिले हुए हैं, उनकी एकोमोडेशन फ्री है, यूटिलिटी चार्जेस फ्री हैं। उनकी बला से बिजली का रेट कुछ भी हो जाए, उनको क्या फिक्र है, पेट्रोल 200 रुपए का लीटर भी हो जाए, उन्होंने कोई खरीदना ही नहीं है। अगर उनको खरीदना पड़ जाए, अगर उनको सरकारी अस्पतालों में जाके इलाज कराना पड़ जाए, अगर उन्हें लेबोरेटरी में अपने टेस्ट कराने पड़ जाए, अगर उनको बिजली का बिल, गैस का बिल देना पड़ जाए, अगर उनकी तनख्वाह से सिर्फ वो टैक्स कटे और उनकी ऊपर की कमाइयां ना हो, तो फिर ये तबका चीखेगा कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई। बहुत ही माजरत के साथ पाकिस्तान के जो एलिट क्लास है, जो इस मुल्क को बरसों से चला रही है, यकीन कीजिए कि 95%
ऐसे लोग हैं इसमें जिनको कतई नहीं पता कि सब्जी का रेट क्या है, गोश्त का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, घी का रेट क्या है, दाल और चावल का रेट क्या है, और बजट कैसे बनता है। आप यकीन करें कि 4 बच्चों और 2 मियाँ बीवी 6 अफराद अगर किराए के मकान में रहते हैं तो उनका आप नॉमिनल बजट बनाइए। मैं भी तो देखूं कि 25,000 रुपए का बजट आप कैसे बनाते हैं। कराची में रहने वाला आदमी जिसको इंतहाई थर्ड क्लास मकान 12 से 15,000 रुपए किराए पे मिलता है, जहां पे 6 से 7,000 रुपए, 5,000 रुपए बिजली का बिल आता है, 20,000 रुपए उसके ये निकल गए, 2,000 रुपए उसके गैस और पानी का वो टैंकर डलवाता है क्योंकि पानी नहीं मिलता है उसको। तो 25,000 में वो इन चीजों को पूरा करेगा या उसके बाद रोटी खाएगा? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? एक तरफ आपने कानून बना दिया कि तालीम बच्चों के लिए जरूरी है, जो बच्चे तालीम हासिल नहीं करें उनके वालिदैन से पूछा जाएगा। दूसरी तरफ आपने तनख्वाह का ये मयार रखा हुआ और महंगाई कहां तक जा चुकी है किसी को अंदाजा नहीं है, एक भेड़ चाल चल रही है। क्यों कि अवाम से हुक्मरान है ही नहीं। हुक्मरानों का, ब्यूरोक्रेसी का, टेक्नोक्रेट्स का, अफसरान का, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हो, चाहे वो फोर्सेस के अफसरान हो, चाहे वो और इदारों के अफसरान हो, उनका अवाम से कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी जड़ें अवाम में है ही नहीं, उनको पता ही नहीं आटे दाल का भाव क्या है। बातें आके टीवी पे बहुत खूबसूरत कर लेते हैं, बातें सबको करनी आती है। आप एक बजट बना के दिखाइए। मैं आपके इमरान खान साहब के वजीर खजाना को कहता हूं कि 25,000 में बजट बनाइए 6 अफराद का, पता चल जाएगा